जो इंटरनल कंट्रोल के 3 इश्यूज मैं डिस्कस करूंगा आज आप दोस्तों के साथ। पहली बात जो मैं आप लोगों के साथ करूंगा वो ये है, जो आप लोगों ने जहन में रखनी है वो इस तरह से है कि देखिए कंट्रोल से हम बात कर रहे हैं बच्चों। बात ये है, जो शेयर होल्डर है ना वो कहता है कि भाई बात ये है कि मेरे असासों को मजाक ना समझ लेना, मेरे असासे बहुत कीमती हैं, लिहाजा मेरे असासों की बहुत केयर करना। ठीक है, 1 मिनट के लिए जरा गौर करना है जी, मेरे असासे बड़े कीमती हैं और बड़े ध्यान से इसे इस्तेमाल करो और इंटरनल कंट्रोल्स को बड़ी अच्छी तरह इंप्लीमेंट करो। इतने को इंटरनल कंट्रोल और चेक लगाओ कि मेरे एसेट कहीं जाया ना हो जाएं, और इसकी इंपॉर्टेंस पे भी आज बात करेंगे और देखेंगे कि किसकी जिम्मेदारी है इंटरनल कंट्रोल को मैनेज करना। ये तमाम टॉपिक के साथ के लिखने का मतलब है ये नॉलेज बेस है, इसमें डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं आएगी किताब से, यहां कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन क्या होता है? थोड़ा सा सिनेरियो बना के देंगे और उसके अंदर पूछेंगे आपसे, राइट बच्चों? अच्छा यार, अगर माइंड ना करें तो खिड़की थोड़ी सी ऊंची कर दें एक। अब बच्चों बात हम ये कर रहे हैं कि अब जाहिर है यार कोई क्या मैंने माइंड करनी, अच्छा भी कर ले। अच्छा बच्चों, इंटरनल कंट्रोल एक प्रोसेस है जो डिजाइन किया है मैनेजमेंट ने और इफेक्ट भी करी है मैनेजमेंट। अच्छा, बड़े मजेदारी की बात है, ताकि रीजनेबल एश्योरेंस दे सके अबाउट द अचीवमेंट ऑफ एंटिटीज ऑब्जेक्टिव। ये कैपलान की डेफिनेशन है, बड़े मजे की डेफिनेशन है कि इंटरनल कंट्रोल एक प्रोसेस है, डिजाइन भी मैनेजमेंट ने किया है और इफेक्ट भी मैनेजमेंट ने किया है, और अश्योर कर रहे हैं कि एंटिटी का मतलब यहाँ ऑर्गेनाइजेशन है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने मकसद को हासिल कर सके। अब यहां ज़हन में 2 सवाल आते हैं। पहली बात यह है कि अपने ऊपर चेक लगा लिया। हाँ, ऐसा भी होता है जिंदगी में या ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ में, ऐसे ही होता है कि हम अपने ऊपर भी एक चेक लगा लेते हैं। क्यों? कि हम भी तो इंसान है, गलती कर सकते हैं। लिहाजा अब क्या है, ये मिस क्या है हमारे लिए? शी इज इंटरनल कंट्रोल, शी इज इंटरनल कंट्रोल, यानी अपने ऊपर कंट्रोल खुद लगाया। क्यों? कि ऐसा ना हो मैं अगस्त के एंड तक कोर्स ना मुकम्मल कर सकूं। क्या हाल है? अगस्त के एंड तक कोर्स मुकम्मल ना कर सकूं तो यार अच्छे अपने ऊपर भी एक चेक लगा ले। और ये आप भी घरों में ऐसा करते हैं कि अम्मी 7 बजे मैंने उठना है, अलार्म मैंने लगा दिया है, अगर मैं ना उठा तो आप मुझे उठा देना। तो क्या किया? खुद ही मैनेज किया, खुद ही इफेक्ट किया और अपने ऊपर खुद ही कंट्रोल लगा दिया। बात समझ में आ रही है? इसी तरह मैनेजमेंट ही अपने ऊपर कंट्रोल लगा लेती है कि हम ये टारगेट्स, ये रिस्क एनालिसिस, ये प्रोसेस ऐसे करेंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन अपना मकसद हासिल करे। राइट बच्चों? दूसरी बात यह है कि आप मेरे से ये पूछ सकते हो कि सर रीजनेबल एश्योरेंस दे रहे हो, कंप्लीट एश्योरेंस क्यों नहीं दे रहे? देखिए, कंट्रोल का मसला ऐसा होता है कि मैं गेट कीपर भी बैठा दूं, इलेक्ट्रिकल ड्रॉप भी लगा दूं, तब भी ये रीजनेबल एश्योरेंस है, कंप्लीट एश्योरेंस तो मैं नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि आप दिफा जितना भी अच्छा कर लें, दिफा में लूप होल तो रहेगा। क्या हाल है बच्चों? यानी मैं जितना मर्जी अच्छा कंट्रोल लगा दूं, स्पैमर और हैकर भी तो लर्न कर रहे हैं, वो भी तो पढ़े लिखे लोग हैं। क्या हाल है? और आज के लोग के डॉकेट, आज के लोग के रॉबर्ट्स, आज के दौर के वो भी तो पढ़ रहे हैं, वो भी तो फेसबुक पे बैठे हैं। लिहाजा मैं रीजनेबल इंश्योरेंस इसलिए दे रहा हूं कि मैं अच्छी खासी इंश्योरेंस दे रहा हूं आपको कि मैं ये कर लूंगा, लेकिन 100% इसलिए नहीं दे सकता कि मैं नाउजुबिल्ला खुदा थोड़ी, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है नाउजुबिल्ला वो शैतान से यारी करके बैठेंगे, हर बात उससे पूछ लेंगे या फरिश्तों से पूछ लेंगे। ऐसा कुछ नहीं, वो अपनी तरफ से दी बेस्ट कर सकते हैं, लेकिन 100% इंश्योरेंस कोई भी नहीं दे सकता। एक हार्ट स्पेशलिस्ट भी 100% इंश्योरेंस नहीं दे सकता, रीजनेबल इंश्योरेंस दे सकता है। राइट जी? यानी आई विल टर्न एवरी स्टोन, मैं पूरी कोशिश करूंगा कोई चीज फ्रॉड ना हो, कोई चीज आपकी चोरी ना हो, रिपोर्टिंग गलत ना हो। ये मैं इसकी रीजनेबल इंश्योरेंस दे सकता हूँ, 100% नहीं दे सकता। एक और वजह रीजनेबल इंश्योरेंस की और परफेक्ट इंश्योरेंस या कंप्लीट इंश्योरेंस ना देने की, अगर मैंने कंप्लीट इंश्योरेंस दे दी तो इसका मतलब ये होगा कि मैं समझता हूँ अब कंट्रोल परफेक्ट हो चुके हैं, अब इसके अंदर मजीद एफर्ट की जरूरत, मानो इस बात को, मानते हो?
अगर मैंने ये कह दिया कि ये परफेक्ट एश्योरेंस है तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैं मजीद एफर्ट नहीं करूंगा। रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब ये है कि मैं काफी अच्छी एश्योरेंस दे रहा हूं, इसका मतलब मेरे ज़हन में है कि इसमें लूप होल हो सकता है, इसलिए कोशिश जारी रखूं। ये भी एक वजह है, राइट? ये बात समझ में आती है? थोड़े से सेंटेंस है लेकिन लंबे इसलिए हो गए क्योंकि उसके अंदर टेक्निकल वर्ड थे, राइट? अच्छा, अब देखो इसके नतीजे में क्या होगा। इसके नतीजे में हमने खुद ही लिख दिया कि एंटिटी अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेगी। इसके नतीजे में क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन अपने मकासद को हासिल कर लेगी, राइट? लेकिन हमने क्या कहा कि इसके नतीजे में यानी 3 काम बड़े होंगे। 3 बड़े, हम इतने अच्छे कंट्रोल लगाएंगे कि जो रिपोर्ट आपको देंगे ना इंशाल्लाह वो क्या होगी, क्या होगी, क्या होगी, रिलायबल, यानी उसके अंदर जो डाटा होगा वो सच्चा होगा। दूसरा क्या काम होगा, कोई भी प्रोसेस प्रोडक्शन का हो, मार्केटिंग का हो, एचआर का हो, अपनी कॉस्ट से ज्यादा बेनिफिट दे रहा होगा, मतलब इफेक्टिवनेस एंड बोलो एफिशिएंसी। पहला काम क्या होगा, जितनी रिपोर्ट होंगी वो सारी की सारी रिलायबल होंगी, पहला काम। दूसरी बात, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, मतलब रिपोर्ट्स जो होंगी वो इंतहाई मौसर और एफिशिएंट होंगी। और आगे क्या बच्चों, कंप्लायंस विद एप्लीकेशन एंड लॉज एंड रेगुलेशन, यानी जो भी हम करेंगे बेफिक्र हो जाओ, हम पहले कानून को समझेंगे, उसकी अप्लाइड साइंस को समझेंगे और उसके मुताबिक प्रोसेस करेंगे। कभी तुम्हारे शेयर्स इस वजह से नहीं डूबेंगे कि हमने कोई इन्वायरमेंटल लॉ को कंप्लायंस नहीं किया, लेबर लॉ को तोड़ दिया, ठीक है, या कंज्यूमर एक्ट पे अमल नहीं किया, या हमने इन्वेस्टमेंट एक्ट को डिस्ट्रॉय किया। हम किसी चीज के कंप्लायंस पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, बेफिक्र हो जाओ, रिपोर्टें हमारी सच बोलेंगी, कोई भी प्रोसेस होगा 100% डिलीवर करेगा और हमारे कानून के मुताबिक हम सारे के सारे काम करेंगे। बच्चों बात समझ में आती है? ठीक है जी। अब देखिए ये इंटरनल चेक्स ये होते हैं कि जब गलती हो उसी वक्त बीप बोल जाए। इंटरनल चेक क्या है, जैसे ही गलती होगी बीप बोल जाएगा। मतलब बीप का मतलब क्या है, फौरन कोई अलार्म बोल जाए, फौरन कोई वैल्यूज गड़बड़ हो जाए, फौरन पता लग जाए। जैसे अभी आपने देखा, मैंने ऑडिट की बात की, बाहर से कितनी बड़ी बात है, अल्लाह ने भी चेक लगाए हैं कि यार गप लगा, इतनी तो ना लगा। अच्छा बच्चों, सो तो अब जैसे ही एरर होगा, फ्रॉड होगा, फौरन हमारे चेक्स बोल देंगे। एक बंदा मल्टीमीडिया लेके जा रहा है ब्लैक स्टोन से, वो किधर जा रहा है, मैं घर जाके मूवी देखूंगा, इधर आ गेट पास लेके आए, चेक लगा हुआ। तो तुम्हें किसने कहा था घर लेके जाओ, मैं ऐसे मेरा दिल किया था। इंटरनल चेक फौरन बोलेगा, चौकीदार बोलेगा गेट पास का, राइट जी। अब ये क्या नाम है इसका, बंदूक लेके आ रहा है, फौरन इंटरनल चेक लगा हुआ है कि भाई गेट पास लेके आए हो, नहीं वो मिसाइल उठा के ले आए, वो बम लेके आ जाए, अंदर इंटरनल चेक लगे हुए हैं। जैसे ही गड़बड़ होगी, स्टेटमेंट में कोई टैली नहीं होगी, एसेट एंड लायबिलिटीज मैच नहीं होंगी, अगर फर्ज करो कैश फ्लो के अंदर जितने आपने कमिटमेंट्स टू पेमेंट किए हैं कैश फ्लो से नीचे जा रहा है, फॉरेन चेक्स बोलेंगे कि नहीं 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 ये गड़बड़ है, राइट? तो हमारे 3 तरह के कंट्रोल हैं, एक है प्री लिस्ट, एक है पोस्ट लिस्ट। कैसे चेक करें, कैसे समझेंगे, यूं समझो आपकी हो रही है शादी, नहीं बर्थडे, बर्थडे कर लेते, आपकी हो रही है बर्थडे, तो एक तरीका ये है कि सबको कार्ड चले जाएं, तो अब्बू कहेंगे बेटा पहले लिस्ट बना लो, मैंने शादी हाल सॉरी मैंने बर्थडे हॉल के साथ जो डन किया है 300 मेहमानों का किया है, इससे ऊपर नहीं जाने चाहिए नाम। नहीं नहीं, बड़े आदमी की बर्थडे पे भी आ जाते हैं, 600 आ जाते हैं, ये कौन सी बड़ी बात। अच्छा बच्चों, तो 300 बंदा मैंने बुलाया है, वैसे आपस की बात है, मेरी 300 बंदा पूरा करना है तो प्री लिस्ट पहले बना लो, खालू चाचा मामू ताया। अच्छा, जब हम देखेंगे, हम उस मेंटेन्ड लिस्ट में से चेक करेंगे कि 300 में से कौन सा बंदा मिसिंग है, तो अगर पहले लिस्ट बना ली तो क्या करेंगे, प्री लिस्ट, यानी कि चेक की प्री लिस्ट बना ली जाए। अच्छा, वर्कशॉप में भी प्री लिस्ट बनी होती है,
मिसाल के तौर पे आपको भी होंडा से ट्यूनिंग कराने जाए, होंडा की गाड़ी, उन्होंने एक प्री लिस्ट बनाई होती है कि ये चीजें चेक करके देखनी है आप, इसको प्री लिस्ट कहते हैं। अगर कंज्यूमर कह दे कि इसके अंदर ये गलतियां मुझे लग रही हैं, तो वो लिख के स्क्रीन के ऊपर एक कागज रख लेते हैं, वो क्या बन जाती है? ठीक है, नहीं पोस्ट लिस्ट बाद में, प्री लिस्ट यानी मैंने जाकर बताया ये गलतियां, वो लिस्ट बना के रख लेंगे, अपनी लिस्ट में वो भी ऐड कर देंगे, तो ये प्री लिस्ट है। लिस्ट क्रिएटेड बिफोर एनी प्रोसेस इज बिगिन, कि मैंने जाके कहा यार इंजन की आवाज कुछ बढ़ गई है, मुझे सस्पेंशन से थोड़ी आवाजें आ रही हैं, तो उन्होंने वो लिस्ट बना दी। ये है काम से पहले लिस्ट बनाना। एक होती है पोस्ट लिस्ट, लिस्ट इज क्रिएटेड आफ्टर प्रोसेसिंग। अब सारा काम हो गया, अब गाड़ी का ट्रायल लेने जा रहे हैं, तो मुझे भी याद ही नहीं रहा, उनको भी याद नहीं रहा कि पीछे से सिलेंसर की खड़खड़ आवाज आ रही। अब जो 3-4 चीजें होंगी वो क्या होंगी? आफ्टर प्रोसेस लिस्ट, राइट, आफ्टर प्रोसेस लिस्ट। और अगर वो बर्थडे वाली मिसाल ले ले, तो सारे कार्ड लिखने के बाद फिर 2 मोहल्लेदार याद आ गए, तो यार रिश्तेदार तो सारे डाले थे, पड़ोसी तो ऐड ही नहीं किए, तो ये कौन सी लिस्ट है? कार्ड लिखने के बाद की लिस्ट, तो ये पोस्ट लिस्ट हो गई ना। अच्छा, कंट्रोल टोटल क्या होते हैं? कंट्रोल टोटल ये होते हैं बच्चों कि हमारी जो होती है ना डबल एंट्री अकाउंट, वो कंट्रोल टोटल होती है। इस तरफ का और इस तरफ का टोटल आपस में क्या होना चाहिए? एसेट लायबिलिटी का। इसी तरह हर एक्सेल शीट पे हमने इस तरफ भी टोटल किया होता है और इस तरफ, और ये वाला टोटल और ये वाला टोटल इधर आके क्या होना चाहिए? बराबर। अगर ये बराबर नहीं हुआ तो इसका मतलब है आपने कुछ गड़बड़ की है। इसको हम कहते हैं कंट्रोल टोटल। सारे वो वाले प्री पोस्ट सारे इकट्ठे हो गए और कंपैरिजन हो गया एक दूसरे के साथ, राइट बच्चों? अगर वो मैच नहीं हुआ तो पता लग गया हमारे टोटल में कोई गड़बड़ है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन कर रहे हैं, बैंक में रेवेन्यू ज्यादा आया हुआ है और हमने एक कस्टमर के अकाउंट में जो डाला उसमें पैसे कम डले हुए हैं, तो क्या मतलब होगा? हमारी बैंकिंग रिकॉन्सिलिएशन या हमारी रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट सही नहीं है। कुछ कस्टमर्स ने पैसे जमा कराए हुए हैं लेकिन मेरे पास उसका हिसाब नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है। या ऐसा है कि उधर पैसे कम है, इधर क्लेम ज्यादा आ रहा है, तो कुछ कस्टमर ऐसे इन्होंने पैसे नहीं दिए, इधर क्लेम आया हुआ है, तो इसका मतलब रिकॉन्सिलिएशन में मसला है। इसको हम कंट्रोल टोटल्स कहते हैं अपने, राइट बच्चों? अच्छा जी, अब बच्चों आ गया पर्पस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल का पर्पस क्या है, इसके की ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, पहली बात तो वही है कि जितने अमल चल रहे हैं, चाहे प्रोडक्शन है चाहे जो भी है, वो स्मूथ और सिस्टमेटिकली चले और एफिशिएंटली। यानी कॉस्ट करे 2 रुपए, कमा के दे 5 रुपए। ऐसा ना हो कॉस्ट 5 कर रहे हो, कमा के दे रहे हो 2 रुपए, तो फिर प्रोडक्टिव तो ना हुए ना। देन यू सी सेफ गार्ड ऑफ एसेट्स। कौन से एसेट्स? जैसे यहाँ मल्टीमीडिया है, कंप्यूटर है, इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी होंगे, डेटा डिवाइसेस होंगी, वहां के कंप्यूटर्स होंगे, वहां के प्लांट्स के कुछ इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट होंगे, वो सारे के सारे क्या हैं? एसेट्स। पैसा वहां आता है, फिर वहां से बैंक में जाता है, तो लिहाजा लॉस या मिसयूज या डैमेज ना हो और चोरी भी ना हो जाए कैश की। क्या हाल है दोस्तों? मुझे पहले नहीं पता होता था, मैं एक दफा एक कॉलेज में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बना, नाम नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना। तो वहां पे मैंने देखा, वहां का जो मनी बॉक्स था ना बच्चों, 4 बंदे भी नहीं उठा सकते थे, और उसकी 3 की थी, वो तकरीबन एक की होगी तकरीबन कोई 1.5 फुट की, उसमें से एक की मेरे पास होती थी, एक एडमिन के पास, एक फाइनेंस मैनेजर के पास। हम तीनों की लगाएंगे तो कैश बॉक्स उठेगा, यानी खुलेगा, और उठा उसको 8 बंदे भी नहीं सकते थे। वो डेलिबरेटली बाय द वेरी हैवी ऑब्जेक्ट, और उसमें यह था कि अगर कोई बंदा किसी वक्त बंदूक उठा के आ जाए लूटने के लिए, तो सिर्फ क्या है कि कोई भी एक बंदा उसको लॉक करके भाग जाए, तीनों में से कोई तो भाग सकेगा ना, तो खुलेगा ही नहीं। बाकी किसी एक आध को गोली लग भी जाए तो देखिए यार। अच्छा, आपने फ्रॉड को कैसे रोकना है? तो कोई बात नहीं, फ्रॉड को कैसे रोकना है, एरर को कैसे रोकेंगे आप लोग? देयर शुड बी सम मैकेनिज्म। क्या ख्याल है बच्चों? अभी से तफसील से बात होगी, आगे फ्रॉड का पूरा चैप्टर आ रहा है। अच्छा बच्चों, रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग रिपोर्ट कैसे बनाएंगे? क्योंकि आपकी हर ट्रांजैक्शन क्या होनी चाहिए? एक्यूरेसी से, कंप्लीटनेस के साथ रिकॉर्ड होनी चाहिए। क्योंकि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी तो स्टेटमेंट बनेगी ना। आज तो आईटी का जमाना है,
और आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं गार्बेज इन होगा गार्बेज आउट आएगा। देखिए आईटी सिस्टम को ये नहीं पता कि नेल 5 रुपए का आता है और ट्रैक्टर जो है वो 15 लाख का आता है, उसको तो नहीं पता, ये आपको पता है। लिहाजा यू हैव टू डू द राइट एंट्री। अगर आप ट्रैक्टर को 5 रुपए का लिखेंगे और नेल को 15 लाख का, सिस्टम को नहीं पता, ये आपको पता है। लिहाजा आपको एक्यूरेसी से उसे एंटर करना पड़ेगा। अगर आप टाइमली एंटर करते रहेंगे तो फाइनेंशियल रिपोर्ट टाइम पे बन सकेगी, वरना डिले आते रहेंगे। राइट बच्चों। दूसरी चीज, इंटरनल चेक्स का काम यह है कि वो हर एक्टिविटी को कंट्रोल करते रहें और जो ड्यूटीज है ना उसको सेग्रीगेट करें। ये कौन सी ड्यूटी है? हर ड्यूटी को सेग्रीगेट करना है? नहीं नहीं, क्रूशियल एक्टिविटी को सेग्रीगेट करना है। मैं आज समझा देता हूँ, आगे 2-3 जगह समझाना पड़ेगा तो वहां मैं सिर्फ इशारा दूंगा, आप खुद समझेंगे। देखिए कोई भी क्रिटिकल एक्टिविटी है तो उसको सेग्रीगेट करने का तरीका ये कि उसको 3 हिस्सों में बांट दिया करो। जो चीज से मुतल्लिक है ना उसकी कस्टडी जिसके पास है ना उसके पास रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, रिकॉर्ड किसी और के पास होना चाहिए, कस्टडी किसी और के पास, और अथॉरिटी किसी और के पास होनी चाहिए। आप कहेंगे ये कैसे? तो ऐसा करते हैं, परचेज की मिसाल ले लेते हैं। हमने एक प्रिंटर परचेज किया, तो प्रिंटर किसके पास जाएगा? जिस डिपार्टमेंट ने हमें परचेज ऑर्डर भेजा था उसके पास जाएगा प्रिंटर। राइट जी। और प्रिंटर की रिकॉर्ड या इनवॉइस किसके पास जाएगी? अकाउंट्स के पास। राइट। और इसकी अप्रूवल कौन देगा? परचेज मैनेजर। कोई बड़ी चीज होगी तो शायद ऊपर वाला और कोई डायरेक्टर भी इन्वॉल्व हो जाए, जैसे कोई प्लांट हो जाए, लेकिन प्रिंटर के लिए आप देख रहे हो कि आपने चीजें कैसे बांटी। अब फर्ज करो मैं अकाउंट्स मैनेजर हूं, आप मेरे पास लेके आओ, सर 25,000 का प्रिंटर लिया, जल्दी से चेक बना दे। तो मैं कहूंगा जल्दी से 5 चीजें लेके आओ, जल्दी से। पहली वो एक्सेल शीट लेके आओ कि आपने जब कोटेशन मांगे थे तो किस किस को लिखा था, और उस एक्सेल शीट के ऊपर ये भी लेके आओ कि कोटेशन किसने क्या कोड की थी। साथ मेरे पास तुम लेके आओ वो परचेज ऑर्डर जो डिपार्टमेंट ने भेजा था जिसको चाहिए था, और साथ मेरे पास लेके आओ अप्रूवल ऑर्डर। कितनी हो गई? 3। और 5वां फाइनल परचेज ऑर्डर, ठीक है। और 5वां कस्टडी एंड रिसीविंग रिपोर्ट, किसने रिसीव किया, किसकी कस्टडी में। ये 5 कागज नहीं, 5 गर्दनें हैं मेरे हाथ में। मुझे उठ के जाके प्रिंटर को देखने की जरूरत नहीं है, 5 गर्दनें मेरे हाथ में, मैं चेक साइन कर सकता हूं। अगर गड़बड़ निकली तो मैंने सेग्रीगेट ही ऐसे किया हुआ है कि वो भी इन्वॉल्व है, वो भी इन्वॉल्व है, वो भी इन्वॉल्व है, इतने सिग्नेचर आ गए, और आपको क्या चाहिए? मेरी बात समझ रहे हो? तो ये किसमें? परचेज में। अब इसको सेल में ले जाओ, मैं सेल को ब्लू से लिखता हूं ताकि आपको पता चले। सेल में ये है कि जो ऑर्डर आया था, ऑर्डर को अप्रूव किसने किया था? किसी बंदे ने तो अप्रूव किया होगा ना ऑर्डर को कि ये ठीक है, ये स्टॉक में माल पड़ा हुआ है, क्या हाल है। और जिसने चीजें डिस्पैच की थी कस्टडी से जिसकी गई हैं, वो अलग बंदा है कि नहीं? क्या हाल है। और जिसने अब रिकॉर्ड और इनवॉइस बनाई है, क्या ये अलग अलग नहीं है? रेड था कौन सा? परचेज, और ब्लू कौन सा है? सेल। अब समझिए बात को। अब जहां सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज आएगी, अब मैं सिर्फ सेग्रीगेशन का नाम लूंगा, बाकी तीनों बातें आपको पता होनी चाहिए कि सर ये कह रहे हैं कस्टडी किसी और के पास होनी चाहिए, रिकॉर्ड किसी और के पास होना चाहिए, अथॉरिटी किसी और के पास होनी चाहिए। राइट जी। अच्छा बच्चों, तो हमारे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सही से काम करे, पूरा एक फ्रेमवर्क हो हमारे पास, कंट्रोल एक्टिविटी स्पेसिफिक एक्शन और प्रोसीजर मुमकिन बनाए कि रिपोर्ट रिलायबल हो, और इंटरनल चेक्स ऑटोमेटिकली चेक करते जाए पूरे निजाम को। इंटरनल चेक का एक और मतलब भी होता है, एक का काम दूसरे पे चेक होता है, एक का काम दूसरे पे चेक होता है। सेग्रीगेशन में देख लो, जहां प्रोसेस रुकेगा
डिफॉल्टी आदमी सामने आ जाएगा, वो यूनिट वो डिपार्टमेंट आपके बिल्कुल सामने आ जाएगा। राइट बच्चों, अब आ जाती है बात इस चीज की कि कहता है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वीक कंट्रोल क्या होते हैं। अगर अगर किसी कंपनी ने वीक कंट्रोल रखे तो क्या होगा। देखिए सीधी बात यह है, इंपॉर्टेंस तो हम समझते ही हैं, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे। इंटरनल कंट्रोल वीक रखोगे तो फ्रॉड अनडिटेक्टेड चला जाएगा, और अगर अनडिटेक्टेड चला गया तो फ्रॉडिया पैसे लेके भाग चुका होगा और आपके रिकॉर्ड इनएक्यूरेट होंगे। नतीजा, एम्प्लॉइज को इनकरेक्टली आप पे कर रहे होंगे और उनका मोराल भी डाउन हो जाएगा। और देन बच्चों क्या होगा, कैश शॉर्टेज होगी और आप डिफॉल्ट नोटिफाई होंगे। एंड देन यू सी क्या बच्चों, रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन नॉट बी, क्या बच्चों, प्रिपेयर्ड। रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं हो सकेंगी तो इमेज भी जाता रहेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की क्रेडिबिलिटी भी डाउटफुल हो जाएगी, शेयर होल्डर किस पे एतबार करेगा, मामलात गड़बड़ हो जाएंगे ना। क्या हाल है बच्चों, ठीक है जी। तो ये सारे के सारी चीजें जो है वो गड़बड़ हो जाएंगी। दूसरी चीज बच्चों क्या है, कहता है कि ये तो ठीक है आपने कॉन्सिक्वेंसेस बता दिए, अब क्या बताऊं, लिमिटेशंस। क्या मैं रीजनेबल एश्योरेंस दे सकता हूं, एब्सोल्यूट नहीं दे सकता, मैंने लेक्चर के शुरू में बता दी थी, ठीक है। लेकिन एक और बात, अगर कल्यूजन हो जाए तो वो भी नहीं पकड़ सकते आप। तीन भाई हैं, उन्होंने अपने पेरेंट्स का नाम बदल के एंट्री मार दी, या एक ही गांव के रहने वाले हैं, बचपन से इकट्ठे खेले हैं, वहां शो ही नहीं कर रहे कि हम दोस्त हैं। तो आपने अपनी तरफ से सेग्रीगेट भी किया, लेकिन वो आपस में क्या है, कल्यूजन कर बैठे। आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं कर सकते। वीक और पुअरली डिजाइन कंट्रोल है, कैमरे कभी चलते कभी नहीं चलते, गेट कीपर कभी यहां बैठा होता है कभी एंट्रेंस में बैठा होता है, कभी बैठा ही नहीं होता, कभी वो सारे मिलके कढ़ाई पका के खा रहे होते हैं, हरी मिर्चें लेंगे हैं। तो क्या करेंगे आप, चेक लगे हुए हैं, यही होगा। तो ऑपरेशनल एरर आएंगे, मैनेजमेंट ओवरराइड करती जाएगी अपने ही बनाए हुए प्रोसीजर्स को, इसलिए प्रोसीजर को मानेंगे ही नहीं। जब खुद ही प्रोसीजर बनाओगे, खुद ही ओवरराइड करोगे, कौन मानेगा उसे। और स्मॉल बिजनेस लिमिटेशंस रहेंगी क्या, कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज इम्प्रैक्टिकल हो जाएंगी। क्यों, चूंकि टू कास्टली है, ऑर्गेनाइजेशन ही छोटी, अब इतने बंदे कहां से लाएंगे, राइट जी। तो लिहाजा क्या है जी, यहाँ पे आप फंसेंगे, मुश्किलात आएंगी, लिमिटेशंस आ जाएंगी। क्यों जी, अब जरा जिम्मेदार कौन है, किसकी जिम्मेदारी है। सबसे पहले हमने जिसको इलेक्ट किया था वो कौन थे, हमने तो इनको यार वोट डाला था ना। इन्होंने आगे मैनेजमेंट इलेक्ट की और उन्होंने आगे एम्प्लॉइज, तो एम्प्लॉइज आर आंसरेबल टू मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट इज आंसरेबल टू, एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आंसरेबल टू शेयर होल्डर्स। जितना बड़ा होता उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर के सामने जवाब दे और प्राइम मिनिस्टर पूरी पाकिस्तान की आवाम के सामने जवाब दे। अच्छा बच्चों, अब ऑडिट की दो टाइप आ गई, वो आवाज किसी ने पीछे से बंद कर दी थी मेरी। अच्छा बच्चों, एक क्या आ गई, इंटरनल ऑडिटर, एक आ गया एक्सटर्नल ऑडिटर। बच्चों जल्दी से समझना, ये बैठे हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काफी सारे, इनमें से हमने तीन बंदे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को, एनईडी को ऑडिट कमेटी का, ऑडिट कमेटी बनाते हैं, ठीक है, जाहिर है एक तो हेड होगा उसका। तो ये तीन ऑडिट कमेटी चला रहे हैं एनईडीज, उसी डायरेक्टरान के ऊपर। ये दो लोगों को सुपरवाइज कर रहे हैं। एक वो ऑडिटर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही एम्प्लॉयड हैं, इनका आमतौर पे जो सर्टिफिकेशन होता है उसको कहते हैं, कंपलसरी नहीं होता, उसको कहते हैं सीआईए, सर्टिफाइड इंटरनल अकाउंटेंट। ये होते हैं सीआईए, सर्टिफाइड इंटरनल अकाउंटेंट, ठीक है जी। अच्छा,
और दूसरे ये बात कर रहे होते हैं एक अलग से ऑफिस होता है जो जो जिसके लिए आप लोग तैयार कर रहे हो, एक्सटर्नल ऑडिटर। ये अलग से स्टेशन है अपने अलग ऑफिस में। सो कमेटी is watching and giving assignment to internal auditors as well as external auditors. EDs are not allowed to enter in this game. EDs को इजाजत नहीं है ना फीस तय करने की ना लियाजोन करने की। EDs का सिर्फ इतना काम है कि जब इनके डिपार्टमेंट में इनकी टीम आएगी वो जोन से रिकॉर्ड मांगेंगे वो इनको प्रोवाइड करने बस। ना ये असाइनमेंट में इन्वॉल्व हो सकते हैं ना ये सैंपल में इन्वॉल्व हो सकते हैं। सैंपल समझते हो, मैं सारा रिकॉर्ड थोड़ी चेक करूंगा अगर मैं एक्सटर्नल ऑडिटर हूं। मैं उसमें से एक पीस ऑफ ट्रांजैक्शन चूज करूंगा और उसकी इनवॉइसेस मांगूंगा, उसके वाउचर मांगूंगा, राइट। और अगर वो ठीक हुए तो मैं मानूंगा सारा ठीक है, राइट। बात समझ रहे हो मेरी? चलो ये ऑडिट में जाके पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल सिर्फ ये समझ आ जाए कि एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है जिसमें मोस्टली लोग किसने इलेक्ट किए, शेयर होल्डर ने। वो आगे एनईडीज को नॉमिनेट करते हैं कि यार इस तरह के लोग अगर आ जाए तो हमारा काम चल जाए। उन एनईडीज जिसको नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आप लोग कह रहे हो, उनमें से 3 लोगों को उठा के हमने क्या बना दिया, ऑडिट कमेटी का मेंबर बना दिया और एक आध को हेड बना दिया। अब वो जो स्टेशन किए हैं आपने खुद से सीआईए इंटरनल सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर्स, वो बच्चे वो लड़के और दूसरी तरफ एक्सटर्नल ऑडिट की टीम, दोनों के साथ लियाजोन करना इनकी जिम्मेदारी। राइट बच्चों, बात समझ में आती है? अब चलते हैं यहाँ पे, ये सवालात हैं ये आपके पास आ जाएंगे, इनके आंसर्स कुछ यूं होंगे, राइट। मिसाल के तौर पे अकाउंटिंग सपोर्ट मैनेजमेंट प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग डिसीजन मेकिंग, दिस इज रोल ऑफ अकाउंटेंट इन मैनेजमेंट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्वॉल्व रिकॉर्डिंग समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग, ये किसका रोल है? यहां मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग को भी क्लासिफाई कर रहा हूं साथ, राइट। तो ये बच्चों आपने इसको देख लेना है, राइट जी। ये कुछ एमसीक्यूज भी इसके साथ आ जाएंगे और इसी से मिलते जुलते एमसीक्यूज मैं टेस्ट में भी आपको दे दूंगा, कर लोगे मैनेज?